Good morning students and my dear friends, today is 8th of November 2023 Wednesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज when you give joy to other people, you get more joy in return. You should give a good thought to happiness that you can give out. आज के मिंट पेपर की 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 15 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 12 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है और आज का ये फ्रंट पेज का मेन आर्टिकल है। गवर्नमेंट प्लान्स कुकिंग गैस सब्सिडी बूस्ट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जनरल इलेक्शन नेक्स्ट ईयर शेड्यूल हैं और रिसेंटली हमने कई सारी न्यूज़ भी कवर करी थी जहां पर कई सारे वेलफेयर स्कीम्स को एक्सटेंड कर दिया गया है। इफ़ यू आर अवेयर, अगर आपने लास्ट 2 एनालिसिस सुनिए तो आपको पता होगा फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी और एम्प्लॉयमेंट स्कीम को लेकर के गवर्नमेंट एक्सटेंशन कर रही है। उसी कंटेक्स्ट में यूनियन गवर्नमेंट जो है वो एडिशनल रिलीफ ऑफर करने वाली है कुकिंग गैस कस्टमर्स को। इट मींस गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज द सब्सिडी अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY जो स्कीम है उसके अंतर्गत गवर्नमेंट अब लगातार तीसरी बार सब्सिडी को इंक्रीज करने जा रही है। ऐसा इंडिविजुअल्स जो कि इस डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है उनका कहना है। हालांकि गवर्नमेंट के साइड से, ऑफिशियल साइड से इस पर्टिकुलर सब्सिडी को लेकर के, इस इंक्रीज को लेकर के कोई ऐसा भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। और अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो बेनिफिशरीज हैं उन्हें अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपये पर सिलेंडर सब्सिडी मिलती है। अप्रॉक्सीमेटली 12 सिलेंडर तक, मतलब एक हाउस में 12 सिलेंडर तक 300 रुपये की सब्सिडाइज सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता है एनुअली। और रिसेंटली अगर आप अवेयर हैं तो आपको पता होगा, अगर आप रेगुलर हैं चैनल पे तो आपको पता होगा पहले 100 रुपये फिर 200 रुपये का एक्सटेंशन किया गया था सब्सिडी में। तो उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपये पर सिलेंडर सब्सिडी ऑफर होती है बेनिफिशरीज को। अब गवर्नमेंट इस बेनिफिशरी बेस को और रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए प्रोबेबली इस सब्सिडी को इंक्रीज कर सकती है। हालांकि अगर बेनिफिशियरी नंबर्स की बात करें तो रिसेंटली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो नंबर्स हैं बेनिफिशरीज के वो इंक्रीज हुए हैं। कस्टमर अंडर द स्कीम वुड बी रिक्वायरिंग मोर रिलीफ और उसके लिए गवर्नमेंट आगे आने वाले महीनों में, आगे आने वाले मंथ्स में, टाइम में सब्सिडी को इंक्रीज कर सकती है। क्योंकि रिसेंटली जिस तरीके से कुकिंग गैस के प्राइसेस बढ़े हैं तो गवर्नमेंट ने और ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करी जिससे कि डोमेस्टिक मार्केट में जो कुकिंग गैस का सिलेंडर है, जो कुकिंग गैस के प्राइसेस हैं वो मेंटेन रहें। और एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ऐसा होता है, गवर्नमेंट तीसरी बार अगर लगातार सब्सिडी में इंक्रीज करती है तो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर मूव बाय सेंटर गवर्नमेंट विल हेल्प द कॉमन मैन इन टर्म्स ऑफ द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। क्योंकि जिस तरीके से रिसेंट टाइम में इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है तो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा कॉमन मैन को अगर गवर्नमेंट सब्सिडी में इंक्रीज करती है। क्योंकि आपको पता है कि रिसेंट टाइम में जो रिटेल इन्फ्लेशन रही वो बहुत ज़्यादा रही है, RBI की टॉलरेंस लिमिट से भी ज़्यादा रही है। 5.02% सितंबर में हमें CPI देखने को मिला था। हालांकि इससे पहले ये 7 तक का मार्क क्रॉस कर गई थी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले मंथ में प्रोबेबली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फूड कमोडिटीज़ जो है, स्टेपल कमोडिटीज़ जो उनके प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं। तो इसकी वजह से अगर कुकिंग गैस में गवर्नमेंट किसी भी तरह का और सब्सिडी एडिशन करती है तो कॉमन मैन के लिए, कंज्यूमर के लिए ये एक रिलीफ मेजर होगा और डेफिनेटली गवर्नमेंट को आगे आने वाले जो जनरल इलेक्शंस हैं उसमें भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। सो दिस इज रिटेल इन्फ्लेशन that has been elevated since last couple of months और कई तरीके से सेंटर ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी भी है। और अभी जो रिसेंट मूव है जिसमें कुकिंग गैस की सब्सिडी को इंक्रीज किया जाएगा तो ऐसा कहा जा रहा है कि इट विल प्रोवाइड अ कुशन फ्रॉम दीज इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स टू द कॉमन मैन और द कंज्यूमर। सो दिस इज द प्राइस ऑफ नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर इन दिल्ली। हम देख सकते हैं और ये दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर कितने का है और सब्सिडाइज सिलेंडर कितने का है वो आप
क्लियरली कंपैरिजन कर सकते हैं। डेफिनेटली ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। एफपीआई ट्रिम्स शॉर्ट पोजीशन, ले ग्राउंड फॉर प्री दिवाली राइज। तो मार्केट में हमें फिर से पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। इसके रीजन क्या है? इसके बहुत सारे रीजन है। अगर हम प्राइमरली और प्राइमा फेसी के रीजंस की बात करें तो रिसेंटली यूएस बॉन्ड यील्ड जो है वो ईज आउट हुई है, और जो यूएस डॉलर है उसमें थोड़ा सा हमें डेप्रिसिएशन देखने को मिला है। सो बिकॉज ऑफ द ईजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड एंड फॉलिंग यूएसडी और यूएस डॉलर, नाउ foreign portfolio investors are preferring the risky investment, especially emerging market, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि probably जो रेट हाइक की साइकिल हमें देखने को मिल रही थी डेवलप कंट्रीज में, वेस्टर्न इकोनॉमीज में, अब वो शायद थोड़ी स्लो हो जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है, इकोनॉमिक जो प्रेशर था वो कंट्रोल हो रहा है। तो प्रॉब्ली यूएस फेडरल रिजर्व जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अभी आगे आने वाले टाइम में रेट हाइक पर नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से यूएस बॉन्ड यील्ड भी ईज हो रही है, और डॉलर जो कंटिन्यूअसली अप्रिशिएट होता जा रहा था, जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती आई थी, फिलहाल हमें उस पेस में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें इंडिया में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स पर देखने को मिल रहा है। रिसेंटली निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो लास्ट 2 सेशंस में थोड़ा सा इंक्रीज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये होप आ रही है इन्वेस्टर्स में, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हों चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हों, दे आर एक्चुअली एंटिसिपेटिंग और बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक that probably before दिवाली निफ्टी में हमें अप्रॉक्सीमेटली 1.5% का गेन देखने को मिलेगा, जो कि रीसेंट टाइम में हमें एक सिग्निफिकेंट इरोजन इन्वेस्टर्स की वेल्थ में देखने को मिला था। तो ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है मार्केट पार्टिसिपेंट से कि प्रोबेबली निफ्टी जो है वो 19,700 का मार्क क्रॉस कर सकता है। तो फिलहाल के लिए जो हमें शॉर्ट रिकवरी देखने को मिली है एफपीआईज में, उसकी वजह से निफ्टी अपने की रिट्रेसमेंट लेवल से थोड़ा सा इंक्रीज रहा है फॉर द सेकेंड डे ऑन ट्यूसडे। तो मार्केट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 78 पॉइंट ज़्यादा या हायर पर क्लोज हुआ पिछले दिन के लो से। तो ये एक पॉजिटिव साइन है मार्केट में। और एफपीआई जो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अगर हम देखें तो एफपीआई इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कंटिन्यूअसली सेलिंग ट्रेंड में रहे। बीच बीच में कुछ हमें उनमें बाइंग ट्रेंड और पॉजिटिव फ्लो देखने को मिला है, और वो भी कुछ इंटरनेशनल और नेशनल फैक्टर्स की वजह से। इस बार यूएस बॉन्ड यील्ड और डॉलर का जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसका इम्पैक्ट हमें एटलीस्ट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, और इससे की वजह से इंडिया में जो फेस्टिव सीजन है वो प्रॉपर्ली कैपिटलाइज हो पाएगा। फेस्टिव सीजन में हमें हो सकता है निफ्टी और जो अदर बेंचमार्क इंडाइसेस हैं उसमें हमें सिग्निफिकेंट मार्केट मूवमेंट देखने को मिले, चाहे वो कैश मार्केट हो या फ्यूचर मार्केट हो। सो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्टकट एफपीआईज नंबर ऑफ इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन 6th of November। और ये HNI रिटेल क्लाइंट्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में HNIs का फुल फॉर्म बताइए, कई बार हम इस वर्ड का फुल फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद DIIs और ये प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स। ये जो डेटा है ये 6th of November का ट्रेडिंग का डेटा है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। कस्टमर्स लैकिंग क्रेडिट स्कोर सफर एज लेंडर पुट सेफ्टी फर्स्ट। हम सभी को पता होगा कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो लोन या क्रेडिट के लिए अप्लाई करता है तो उसका सबसे पहले क्रेडिट स्कोर, जनरली उसको क्रिसिल स्कोर के नाम से भी जानते हैं, क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। और अभी रिसेंट की जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्होंने कभी भी लोन नहीं लिया है, इसका मतलब जिनके पास कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है, उनको फ्यूचर में लोन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कंपनीज इस समय सेफ्टी, कंपनीज हैं मीन्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेफ्टी को, लोन सेफ्टी को प्रायोरिटी दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्क। और ईयर बाय ईयर अगर हम देखें 2022, 2021 और 2023 का डेटा देखें तो ऐसे इंडिविजुअल जो कि न्यू है क्रेडिट, जो न्यू क्रेडिट एप्लीकेंट्स हैं उनको जो लोन सैंक्शन हो रहा है उसका नंबर गिरता है। इट मीन्स नए जो क्रेडिट टेकर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो पहली बार लोन ले रहे हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स को जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कम प्रेफर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ दोज जिनके पास एक सिग्निफिकेंट क्रेडिट स्कोर है, जो पहले लोन ले चुके हैं और जिनका क्रेडिट स्कोर पॉजिटिव है, क्योंकि बैंक इस समय थोड़ा सा रिस्क अवर्सिव है अपने असेट्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एफएमसीजी ग्रोथ इन सितंबर क्वार्टर साइन ऑफ रूरल रिकवरी सी। पैकेज कंज्यूमर गुड की जो सेल है वो 9% तक इंक्रीज हुई है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन सितंबर क्वार्टर। तो सितंबर क्वार्टर में पैकेज कंज्यूमर गुड की वैल्यूएशन के टर्म्स में 9% का सेल इंक्रीज हुआ है
इसके अलावा पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो है उनमें भी रूरल मार्केट में हमें एक सिग्निफिकेंट अपटिक देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू NIQ डेटा। तो रूरल मार्केट में अगर हम देखें तो चाहे वो पैकेज्ड कंज्यूमर गुड्स हों या पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हों, दोनों की सेल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही है, जो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो रूरल मार्केट है FMCG की उसमें हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है इनटू अपकमिंग फेस्टिव सीजन एज पर NIQ डेटा। क्योंकि रिसेंटली कई सारे क्वार्टर्स में हमें शार्प प्राइस हाइक प्रोडक्ट्स में देखने को मिला था। इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से जो रूरल मार्केट में डिमांड थी FMCG प्रोडक्ट्स की वो रिड्यूस हो रहे थे, बट इस समय अब कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है। प्रोबेबली इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है और फेस्टिव सीजन की वजह से भी डिमांड बढ़ रही है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। अक्टूबर ई-वे बिल जनरेशन सर्ज टू ऑल टाइम हाई। तो फेस्टिव सीजन का इंपैक्ट हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ई-वे बिल्स जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक परमिट्स भी बोलते हैं, उनके जनरेशन में अक्टूबर के मंथ में ई-वे बिल जनरेशन और इलेक्ट्रॉनिक परमिट्स जिसको बोलते हैं उनके वो सिग्निफिकेंटली नंबर में जनरेट हुए हैं। अब ये ई-वे बिल्स और जो इलेक्ट्रॉनिक परमिट्स हैं ये क्यों जनरेट किए जाते हैं और ये क्या इंडिकेट करते हैं? बेसिकली ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि इंडिया में स्पेशली किसी भी इकॉनमी में जहाँ पर ई-वे बिल जनरेट होता है वहाँ पर कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं। किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विद इन और अक्रॉस द स्टेट। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाने के लिए, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के जनरली ये ई-वे बिल्स और इलेक्ट्रॉनिक परमिट्स जो हैं वो जनरेट किए जाते हैं। और अगर ये ज़्यादा नंबर में जनरेट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में विद इन और अक्रॉस द स्टेट, उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो अक्टूबर के मंथ में जो ई-वे बिल जनरेशन रहा है वो अपने अभी तक के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। अप्रॉक्सीमेटली 10.3 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक परमिट्स अक्टूबर के मंथ में जनरेट हुए हैं, जिसने प्रीवियस रिकॉर्ड जो था, जो प्रीवियस हाई रिकॉर्ड कितना था, अप्रॉक्सीमेटली 9.35 करोड़ का था अगस्त के मंथ में। इसी साल अगस्त के मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 9.34 करोड़ ई-वे बिल्स जनरेट हुए थे, जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था। लेकिन अक्टूबर के मंथ में ये रिकॉर्ड टूट गया। अप्रॉक्सीमेटली 10.3 करोड़ के ई-वे बिल्स और इलेक्ट्रॉनिक परमिट्स जनरेट हुए हैं। और इसका रीज़न सिंपल यही है कि जो फेस्टिवल है उसकी वजह से कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कंप्लायंसेस, जो GST अथॉरिटीज़ ने मेजर्स लिए हैं उसकी वजह से कंप्लायंसेस प्रैक्टिसेस भी इंक्रीज हो रही हैं। नाउ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेडर्स आर एक्चुअली कंप्लाइंग द GST रूल। और ऐसा कहा जा रहा है अब चूंकि ई-वे बिल्स जनरेशन, इलेक्ट्रॉनिक परमिट्स जनरेशन इंक्रीज हुआ है तो कहीं ना कहीं GST कलेक्शन भी इंक्रीज होगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। इट मीन्स अगर ज़्यादा गुड्स जो है वो ट्रेड हो रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, ज़्यादा खरीदारी हो रही है, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा परचेजिंग हो रही है, ज़्यादा GST कलेक्शन होगा। हम सभी जानते हैं जो ई-वे बिल्स हैं दैट आर मैंडेटरी फॉर द मूवमेंट ऑफ कंसाइनमेंट वर्थ मोर देन 50K, यानी 50,000 से के वैल्यूएशन से ज़्यादा का अगर कंसाइनमेंट है तो उसके लिए ई-वे बिल जनरेशन मैंडेटरी होता है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इट इज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर और अर्ली इंडिकेटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विद इन द इकोनॉमी। ज़्यादा ई-वे बिल जनरेट हो रहा है, इट मीन्स सप्लाई और डिमांड ज़्यादा हो रही है, गुड्स ज़्यादा परचेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ई-वे बिल्स का ज़्यादा जनरेट हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। तो अक्टूबर के मंथ में सिग्निफिकेंट नंबर में ई-वे बिल्स और इलेक्ट्रॉनिक परमिट्स जनरेट हुए हैं, जो कहीं ना कहीं नवंबर में हाई GST कलेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। सो दिस इज द पॉजिटिव इंडिकेटर। आप की पॉइंट्स देख सकते हैं, हालांकि की पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 that is given on page number 4 of business standard. Properties of allottees must be excluded from resolution process IBBI। तो मंडे को IBBI ने, जो कि इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर के नाम से भी जाना जाता है, उसने अपना एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया है। और उस डिस्कशन पेपर में जो रिटेल या हो सकते हैं जो होम बायर्स हैं उन पर कुछ अपने कमेंट दिए हैं। एज पर द IBBI
that property in possession of allottees should be excluded from the resolution process and the liquidation states during the corporate insolvency resolution process. अगर कोई भी रियल एस्टेट कंपनी रिजोल्यूशन प्रोसेस में जाती है तो उस समय उस रियल एस्टेट कंपनी के जो भी बायर्स है, इट मीन्स उस रियल एस्टेट कंपनी के बनाए हुए जो भी बिल्डिंग्स हैं, स्पेशली जो होम्स हैं, अगर कोई बायर उस पर्टिकुलर होम को पजेस करता है तो उस होम को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से, बैंकरप्सी प्रोसीडिंग से एक्सक्लूड कर देना चाहिए. सो इन सिंपल वर्ड, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स, स्मॉल रिटेल होम बायर्स, जो छोटे छोटे होम बायर्स होते हैं जो अपने पूरे ज़िंदगी की गाड़ी कमाई लगा के कोई घर खरीदते हैं या छोटे से फ्लैट्स खरीदते हैं, ऐसे जितने भी पोजीशंस हैं उनको उस रियल एस्टेट की कंपनी की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के से एक्सक्लूड कर देना चाहिए. ऐसा कहा है IBBI ने, जो कि इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर की तरह काम करता है. तो बेसिकली होम बायर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए इस पर्टिकुलर प्रपोजल को डिस्कशन पेपर में रिलीज़ किया है IBBI ने. इसके अलावा डिस्कशन पेपर में जो रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है रेरा, उसके रोल को भी इन्हांस करने की बात करी गई है, जहां पर IBBI ने कहा है कि जो रेरा है वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लगाए जितने भी जो रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में जा रहे हैं उन पर. और इसको लेकर के IBBI का ये कहना है कि दिस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल स्टेट प्रोजेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड एफिशिएंट प्रोसेस. क्योंकि इंडिया में अगर हम रियल स्टेट सेक्टर की बात करें तो बहुत ज़्यादा केसेस इस बात के देखने को मिलते हैं कि कोई रियल स्टेट कंपनी आई, उसने एक प्रोजेक्ट डाला होम बायर्स के लिए और कहा कि हम आपको घर देंगे, आप हमें फाइनेंस करिए, आप अपना फ्लैट बुक कर लीजिए और आपके फाइनेंस से हम आपको डेवलप करके फ्लैट देंगे या घर देंगे या विला देंगे. फिर होता क्या है कि ना ही उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, ना ही वो लैंड खरीदी गई होती है, सिर्फ मैनेज्ड लैंड होती है. और जो रियल एस्टेट कंपनी होती है वो ये सोचती है, वो ये एंटिसिपेट करती है कि जो लोग रजिस्टर करेंगे उन्हीं के पैसे को यूज़ करते हुए लैंड भी खरीदेंगे और डेवलपमेंट भी करेंगे. बट मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के केसेस में जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं वो फेल हो जाती हैं. तो जो बायर रहते हैं, जो छोटे छोटे बायर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जिन्होंने अपना गाड़ी कमाई इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगाई होती है, इस एक्सपेक्टेशन से कि उन्हें एक फ्लैट मिल जाएगा, उन्हें घर मिल जाएगा, वो उनका पैसा डूब जाता है. ये प्रोजेक्ट कई कई सालों तक डिले रहता है. हालांकि इस पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व करने के लिए रेरा और कई सारे और भी मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन फिर भी अभी कई सारे केसेस में ऐसा देखने को मिल रहा है, स्पेशली अगर वो कंपनी रियल एस्टेट वाली कंपनी अगर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में जाती है तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको भी उसमें क्लब कर दिया जाता है. तो उसी को लेकर के जो IBBI उसने बोला है कि जो होम बायर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करना है. ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि ऑलरेडी जिन पर पेमेंट हो चुका है बायर्स का, जो ऑलरेडी बायर्स के पोजीशन में है, उनको रिजोल्यूशन की प्रोसेस में इंक्लूड ना किया जाए. सो दिस इज ईजिंग द वे. IBBI हैज़ प्रपोज्ड अ प्रोजेक्ट बेस्ड इंसॉल्वेंसी to get the multiple bidder for the different projects in real estate insolvencies. और इसके लिए रेरा के रोल को भी इन्हांस करने की बात कही गई है. कई सारी जो कमिटीज़ हैं जिन्होंने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर अपनी स्टडी करी थी, उनके रिव्यूज़ को भी देखा गया, उनके रिकमेंडेशंस को भी देखा गया. तो कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ ऑल दीज हेडलाइंस. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड. फार्म फायर्स इंसिडेंट डाउन बट अनयूजुअल वेदर प्लेस स्पॉइलर. तो एयर क्वालिटी और स्टबल बर्निंग को लेकर के रिसेंटली बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रहा है इंडियन इकोनॉमी में, स्पेशली दिल्ली और NCR रीजन में, जहाँ पर जो एयर क्वालिटी है वो वर्स्ट से भी ख़राब हो चुकी है. जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 से का मार्क भी जो है वो 400 का जो मार्क है वो भी क्रॉस कर रहा है. तो इसकी वजह से जो एक टॉक्सिक हेज डेवलप हुआ है NCR में, उसको लेकर के गवर्नमेंट जो हैं वो, या बोल सकते हैं अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपना अपना आर्ग्यूमेंट कर रही हैं. हालांकि ऑन द ग्राउंड बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल हमें मेजर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं. जनरली दिल्ली में स्मोक क्राइसिस इस पर्टिकुलर सीजन में हमेशा ही रहती है, क्योंकि जो स्टबल बर्निंग की सिचुएशंस हमें पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में देखने को मिलती हैं, उसकी वजह से इस पर्टिकुलर सीजन में बिफोर विंटर दिल्ली में बहुत ज़्यादा जो एयर क्वालिटी है वो डिटोरिएट होती है.
हालांकि रिसेंटली एक एनालिसिस करी है बिजनेस स्टैंडर्ड कुछ रिसर्च एजेंसीज ने, और उनके अकॉर्डिंग जो ये सब्टल बर्निंग के केस है, फार्म फायर के जो इंसिडेंट्स हैं ऑल अक्रॉस द पंजाब एंड हरियाणा, उसमें हमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार जो सिग्निफिकेंट रिडक्शन के बावजूद भी जो एयर क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है दिल्ली और एनसीआर रीजन में, इसका जो रीजन है मोर इज क्लाइमेट और मेटेरोलॉजिकल रीजन। इट मीन्स स्टबल बर्निंग डिक्रीज हुई है, तो इस बार क्लाइमेट की वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट हमें ये टॉक्सिक हेज देखने को मिल रहा है एज पर द रीसेंट डेटा कलेक्टेड बाय क्लाइमेट ट्रेंड। पंजाब में स्टबल बर्निंग 47.8% तक रिड्यूस हुई है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, और यही सेम ट्रेंड हमें हरियाणा में भी देखने को मिला। हरियाणा में भी 38.04% का स्टबल बर्निंग का जो इंसिडेंट है वो रिड्यूस हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली और एनसीआर में ये टॉक्सिक हेज हमें देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न जो है वो मोर क्लाइमेट रीज़न ज़्यादा है, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, एयर क्वालिटी को वर्सन कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ दिस स्टबल बर्निंग। ऐसी एनालिसिस करी है रिसर्च एजेंसीज ने, बिजनेस स्टैंडर्ड ने। हालांकि ये कितनी एक्यूरेट है इसको लेकर के अभी भी क्वेश्चन मार्क है। तो फार्म इंसिडेंट्स जो हैं वो डाउन हुए हैं, बट अनयूजुअल वेदर जो है वो स्पॉइलर की तरह काम कर रहा है। सो दिस इज द बर्निंग इशू। पंजाब एंड हरियाणा 2022 और 2023 का कंपैरिजन है, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, एंड दिस इज द टोटल एरिया अंडर पेडी और बासमती कल्टीवेशन, और पंजाब में कितना रहा, हरियाणा में कितना रहा। तो अब सबके अपने अपने अलग अलग आर्ग्यूमेंट हैं स्टबल बर्निंग को लेकर के और दिल्ली एनसीआर एयर क्वालिटी को लेकर के। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। मेटल काउंटड्रम इन द टाइम ऑफ 2 wars। तो बेसिकली जो मेटल इंडस्ट्री है उसमें डाउनवर्ड डिमांड में डाउनवर्ड की सिचुएशन देखने को मिली है। मेटल इंडस्ट्री डाउन डिक्लाइन हो रही है उसमें डिमांड, उसको लेकर के ये न्यूज़ है, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मेटल का जो एक्सपोर्ट है वो स्लो डाउन हो रहा है, स्पेशली ऐसे रीजन इंडिया में जहाँ से एक सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट होता है मेटल का, मेटल प्रोडक्ट्स का, उसको कवर किया गया है इस न्यूज़ में। और कहा जा रहा है कि जो ये स्ट्रेस है मेटल इंडस्ट्री में वो बेसिकली यूएस से जो ऑर्डर आता है उसमें स्लो डाउन की वजह से है। सो यूएस स्लो डाउन द इंजीनियरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इम्पैक्टेड द इंडियाज मेटल एक्सपोर्ट। और ऐसा नहीं है कि हावड़ा ये जो प्लेस है केवल उन्हीं की एक्सपोर्ट यूनिट में ही हमें डाउन देखने को मिल रहा है। ऑल अक्रॉस द कंट्रीज ऐसे जितनी भी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जहाँ से एक्सपोर्ट होता है मेटल का, उन सब पर ये हमें सीधे सीधे इसका डिमांड का स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है उसको भी काम नहीं मिल रहा है मेटल इंडस्ट्री में। तो 2 वॉर जो चल रहे हैं और जो पैंडेमिक के बाद जो रिसेशनरी सिचुएशंस आई हैं उसका इम्पैक्ट अब हमें मेटल इंडस्ट्री पर भी विजिबल हो रहा है, और ये न्यूज़ आज बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपने फ्रंट पेज पे कवर करी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एफएमसीजी इंडस्ट्री लॉक्स 8.6% वॉल्यूम ग्रोथ इन Q2 ऑन रूरल रिवाइवर NIQ दैट दिस न्यूज़ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन मिड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Metal countdrum in the time of 2 wars. This news has already been covered. Next clip, government issue advisory on firms on deepfakes. जो deepfakes वीडियोस को लेकर के रिसेंटली सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन और डेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ है, तो उसी को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी ने ट्यूसडे को एडवाइजरी इशू करी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रिमाइंड कराया गया है कि वो लीगली ऑब्लाइज्ड हैं। किस चीज़ के लिए लीगली ऑब्लाइज्ड हैं? किसी भी तरह के कंटेंट को, मिस इन्फॉर्मेशन को प्रॉम्प्टली अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए। तो रिसेंटली जो एक्टर रश्मिका है उनका जो वीडियो, एक फेक वीडियो, डीप वीडियो रिलीज हुआ है, उसके बाद से कई सारे एक्सपर्ट से और कई सारे एक्टर के साइड से लीगल एक्शन की बात की। उसी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया कंपनीज को एडवाइजरी इशू करते हुए उन्हें रिमाइंड कराया कि उनका लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन को, डीप फेक वीडियोज़ को इमीडिएटली अपने प्लेटफॉर्म्स में आइडेंटिफाई करें और इमीडिएटली उस प्रॉपर कंटेंट को रिमूव करें। सो व्हाट आर द डीप फेक वीडियोज? डीप फेक वीडियोज आर क्रिएटिंग द डिफ्यूजन विद द यूज ऑफ डीप लर्निंग AI और फोटोशॉपिंग टेक्निक्स। तो फोटोशॉपिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, AI को यूज़ करते हुए किसी इंडिविजुअल के नकली वीडियो बना देना इन ऑर्डर टू टार्निश हिज और हर इमेज। तो ऐसे कंटेंट को इमीडिएटली आइडेंटिफाई करना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, और ये उनकी जिम्मेदारी है, उन पर इस बात का लीगल ऑब्लिगेशन है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रेगुलेटेड एंटिटीज टू फॉलो न्यू IT रूल्स फ्रॉम अप्रैल 2024 RBI।
आरबीआई ने ट्यूसडे को गाइडलाइंस इशू करी हैं आरईज के लिए, रेगुलेटेड एंटिटीज जिसमें बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनीज भी आती हैं, और उनको बोला गया है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो रूल्स हैं वो अप्रैल 1 2024 से इम्प्लीमेंटेशन में आ जाने चाहिए। तो जितनी भी आरईज हैं, रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको अब आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क, रोबस्ट आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है वो इंप्लीमेंटेशन में लाना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, रिस्क, रिसोर्स मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, बिजनेस कंटिन्यूटी, डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट, इन सारे इश्यूज पर एक रोबस्ट आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है वो होना चाहिए। और जितने भी आईटी रिलेटेड नए आईटी रिलेटेड रूल्स हैं वो अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाएंगे सारी रेगुलेटेड एंटिटीज पर। और ये ड्राफ्ट का पब्लिश होता है, दिस मास्टर डायरेक्शंस ऑन सब्जेक्ट हैज बीन पब्लिश इन अक्टूबर 2022, यानी अप्रॉक्सीमेटली 2 साल का समय बैंक्स को और इंस्टीट्यूशंस को दिया गया था इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद न्यू आईटी रूल। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।